नमस्कार। मैं शिवशंकर मीना, असिस्टेंट प्रोफेसर ज्योग्राफी, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज सिकंदरा। बीएफआर फर्स्ट ईयर के ज्योग्राफी के स्टूडेंटों के लिए पेपर फर्स्ट से आज का मेरा टॉपिक है पृथ्वी का ऊष्मा बजट, हीट बजट ऑफ अर्थ। इसमें करना क्या है कि एक सिंपल वे में बताऊं मैं कि पृथ्वी का जो औसत तापमान है लगभग समान रहता है, और जो सूर्य से आने वाला ताप है और हमारे पृथ्वी से जो वापस विकिरित होने वाला जो तापमान है इन दोनों के बीच में एक संतुलन बना रहता है, और इसी को हम ऊष्मा बजट कहते हैं। तो हमें इस चैप्टर में ये देखना है कि सूर्य से हमें कितनी एनर्जी मिल रही है, कि ठीक है कि सूर्य से 100% कोई ऊर्जा मिल रही है या 100 यूनिट ऊर्जा हमको मिल रही है, तो उसमें से कितनी यूनिट या कितना परसेंट हमारे पृथ्वी तक पहुंचता है और कितना परसेंट हमारे पृथ्वी पर पहुंचने से पहले ही ऊपर रह जाता है या रिफ्लेक्ट हो जाता है। दूसरा, वो किस रूप में आता है, कौन सी तरंगों के रूप में आता है। नेक्स्ट, जो पृथ्वी अवशोषित करती है जिन किरणों को जिस रूप में, वापस सूर्य की तरफ वो किस रूप में जाता है और किस किस परसेंटेज में किस किस तरीके से जाता है। तो इस तरीके से सौरिक और भौमिक विकिरण में एक बैलेंस रहता है। इसी को हम हीट बजट या ऊष्मा बजट कहते हैं। देखिए, अब पृथ्वी पर औसत तापमान एक समान रहता है। ये सूर्याताप एवं भौमिक विकिरण में संतुलन के कारण ही संभव हुआ है। इस संतुलन को ही पृथ्वी का ऊष्मा बजट कहा जाता है। अब वायुमंडल की ऊपरी सतह पर प्राप्त होने वाली कुल ऊष्मा को यदि 100 इकाई मान लिया जाए, ठीक है कि सूर्य से हमको 100 इकाई ऊर्जा या ऊष्मा प्राप्त हो रही है, तो इस 100 इकाई में से क्या होगा कि 35 इकाइयाँ पृथ्वी के धरातल पर पहुंचने से पहले ही अंतरिक्ष में लौट जाती हैं, और इसे कहते हैं सौर विकिरण की इस मात्रा को एल्बिडो कहते हैं। एल्बिडो का मतलब है जो परावर्तित ऊष्मा है, जो एज इट इज रूप में चलेगी, जिस रूप में अवशोषित हुई थी या आई थी उसी रूप में वापस चली गई। इस 35 इकाई में जो 35 एल्बिडो है धरातल पर आने से पहले ही विकिरित हो जाती है। इस 35 इकाई में से 27 इकाइयाँ तो बादल के ऊपरी छोर से तथा 2 इकाइयाँ पृथ्वी के हिमाच्छादित क्षेत्रों द्वारा परावर्तित होकर अंतरिक्ष में लौट जाती हैं, और शेष 6 इकाइयाँ स्कैटरिंग या प्रकीर्णन द्वारा अंतरिक्ष में लौट जाती हैं। अब देखिए, ये 35 इकाइयाँ तो धरातल पर आने से पहले ही लौट गई। हमने माना कितना था, 100 इकाइयाँ, तो 100 में से 35 माइनस किए तो कितना बचा, 65 या 65। तो शेष 65 इकाइयाँ वायुमंडल में 14 इकाइयाँ एवं पृथ्वी के धरातल पर 51 इकाइयों को द्वारा अवशोषित किया जाता है। इन 65 इकाइयों में से 14 इकाइयों को तो वायुमंडल अवशोषित कर लेता है, तो 35 और 14 ये हो गए 49 या 49। बाकी 100 में से बचा कितना, 51। तो ये 51 इकाइयाँ ही हमारे पृथ्वी के द्वारा अवशोषित की जाती है, जो कि किस रूप में, सूर्य से आती हैं लघु तरंगों के रूप में, क्योंकि जितना अधिक टेम्परेचर होगा तरंग दैर्घ्य उतनी ही कम होगी। तो सूर्य का टेम्परेचर अधिक होने के कारण वहाँ से जो उत्सर्जित होने वाली ऊष्मा है वो लघु तरंग दैर्घ्य के रूप में उत्सर्जित होती है। पृथ्वी के धरातल द्वारा अवशोषित 51 इकाइयों में से 17 इकाइयाँ विकिरण द्वारा अंतरिक्ष में लौट जाती हैं।
अब 51 में से 17 माइनस कीजिए, कितना बचा? 34। शेष 34 इकाइयाँ वायुमंडल द्वारा अवशोषित होती हैं। तो देखिए हमने क्या देखा कि इससे पहले डायरेक्ट वायुमंडल कितना अवशोषित कर लेता था, मैंने लाइन भी खींच रखी है, 14 इकाइयाँ। और जो पृथ्वी से विकिरित दीर्घ तरंगों के रूप में विकिरित होती है, उसका भी ये 34% पार्ट वायुमंडल अवशोषित कर लेता है। तो 34 और 14 टोटल वायुमंडल द्वारा अवशोषित की सौर्यिक और भौमिक विकिरण का कितना किया गया? 48 इकाइयाँ। अब इन 34 इकाइयों की बात करें तो इन 34 इकाइयों में से 6 इकाइयाँ विकिरण द्वारा, 9 इकाइयाँ संवहन के द्वारा एवं 19 इकाइयाँ संघनन की गुप्त ऊष्मा के रूप में वायुमंडल को प्राप्त होती हैं। ये हो सकता है कि अभी आपके एकदम क्लियर नहीं हो रहा हो, एक बार और वीडियो सुनना, उसके बाद जो मैं PDF और डायग्राम भेजूँ उसको अच्छे से पढ़ना, निश्चित रूप से आपके समझ में आ जाएगा। फिर भी नहीं आता है तो आप बेझिझक मेरे से पूछ सकते हो। इन 34 इकाइयों के अलावा वायुमंडल 14 इकाई ऊर्जा का प्रत्यक्ष रूप से अवशोषण करता है। वापस वही बात मैं रिपीट करने जा रहा हूँ। इस प्रकार वायुमंडल द्वारा 48 इकाइयों का अवशोषण होता है। वायुमंडल विकिरण द्वारा इन 48 इकाइयों को भी अंतरिक्ष में वापस लौटा देता है। अर्थात सूर्य से कोई ऊष्मा आई, कोई विकिरण आई, ऊपर बादलों द्वारा कुछ को तो विकिरित कर दिया जाता है एज इट इज रूप में, कुछ को वायुमंडल द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है, कुछ बाकी जो बचता है लगभग 51% वो हमारे पृथ्वी को प्राप्त होता है। जो जो सूर्य वायुमंडल द्वारा अवशोषित करी उसको भी वापस विकिरित कर दिया जाता है, और पृथ्वी द्वारा जो अवशोषित करी उसको भी भौमिक विकिरण के द्वारा वापस अंतरिक्ष में लौटा दिया जाता है। तो क्या होता है कि ये सौरिक और भौमिक विकिरण का एक बैलेंस बना रहता है, और इसे ही हम पृथ्वी का ऊष्मा बजट कहते हैं। एक इसको ही अन्य डायग्राम से समझें। तो देखिए ये डायग्राम, जब भी आप ऐसा क्वेश्चन आए तो पूरा वर्णन करने के बाद में ये डायग्राम ज़रूर देना। जो ये डायग्राम में है, अभी जो मैंने बोला था एक वीडियो में, वही पूरा एक डायग्राम के रूप में दिखाया गया है। देखिए एक तरफ लघु तरंग सौरिक विकिरण का है, दूसरी तरफ दीर्घ तरंग या पार्थिव विकिरण या पृथ्वी से होने वाला विकिरण का डायग्राम दिया हुआ है। तो और क्वेश्चन का रूप कैसे हो सकता है कि इससे पहले के वीडियो में मैंने आपको बताया था सूर्य ताप या सौर्य ताप या इंसोलेशन, और ये चैप्टर है हमारा हीट बजट या ऊष्मा बजट का। इन दोनों में से क्वेश्चन मुख्यतः आता है, या तो शॉर्ट नोट आए या बड़ा क्वेश्चन भी आ सकता है, और जिसमें आपको जो मार्किंग होगी वो मैथमेटिक की तरह होगी एकदम, क्योंकि इसमें फिगर है कि कितना % सौरिक विकिरण आई, कहाँ पर कितनी विकिरित हुई, कहाँ कितनी अवशोषित हुई, और वापस भौमिक विकिरण के रूप में वो कैसे कैसे गई। एक तो लिखने में भी इजी रहेगा, दूसरा ये डायग्राम के रूप में अगर आप रिप्रेजेंट कर दोगे तो एक परफेक्ट आंसर बन जाता है। और इसके साथ साथ ही मैं लास्ट वीडियो में भी कहा था और इसमें भी कह रहा हूँ, जैसे ही मैं ये वीडियो आपको सेंड करूँगा उसके साथ साथ मैं इसका PDF भी नोट्स के रूप में सेंड कर दूँगा, और साथ ही एक असाइनमेंट क्वेश्चन आंसर का इमेज भी आपको सेंड कर दूँगा। लेकिन स्टूडेंट्स का रेस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, लगता है कि या तो पढ़ाई की तरफ ध्यान नहीं है, या फिर ये हो सकता है कि पूरी तरह ये कंटेंट आपके समझ में आ रहे हैं। कोई नहीं, उसमें ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, आपको समझ में भी नहीं आए तो बेझिझक आप हमसे पूछ सकते हो। अब इसके बाद में अगर ये आपके इंसोलेशन और हीट बजट समझ में आ जाता है तो आगे के जो क्लाइमेटोलॉजी के टॉपिक आएंगे उस प्रत्येक टॉपिक में इन दोनों चीज़ों का मेंशन ज़रूर होगा। तो सभी स्टूडेंट ध्यान रखिएगा
कि इन दोनों चैप्टरों को अच्छे से याद कर लीजिएगा। थैंक यू।